फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम बात करने वाले हैं कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, जो कि आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में है। यूजीसी नेट के सिलेबस में आपको 10 यूनिट्स मिलते हैं, जिसमें कि आपको कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि यूनिट 10 में है। कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको क्या करना है, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्यों पढ़ते हैं, इसका सिग्निफिकेंस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो आपका उसमें कंपेयर करना होता है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, जिसमें कि आपको मेजरली यूके कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस में क्या चल रहा है उस टॉपिक के ऊपर, और फिर आपको कनाडा या रेलेवेंट जुरिस्डिक्शन से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको वो टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपको रेलेवेंट जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, वो आपको पढ़ना होगा कंपैरिजन के लिए। जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ, तो आप जानते हैं कि रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके एवी डाइसी के प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। एवी डाइसी का प्रिंसिपल जो है वो कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन से प्रभावित है। कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन में एवी डाइसी ने 3 प्रिंसिपल दिया है रूल ऑफ लॉ का। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ के बारे में आर्टिकल 14 में दिया गया है। तो जब हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ के बारे में तो इसके ओरिजिन के बारे में पढ़ना होगा, यूके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसके बारे में, किस तरीके से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में इसको यूज़ किया जा रहा है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, इसको एक कंपैरिजन के हिसाब से पढ़ना है। क्यों जानना ज़रूरी है, कंपैरिजन क्यों करना क्यों ज़रूरी है, उससे हम लोगों को ये सीखने के लिए मिलता है कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इस प्रिंसिपल को इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है तो उसका इफेक्ट और उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, और इंडिया में इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा रहा है, और क्यों हम लोग एक पर्टिकुलर कंट्री के ही प्रोविज़न को यूज़ कर रहे हैं, क्यों हम दूसरे प्रिंसिपल को यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको एक और मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ आर्टिकल 21 का। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 जो है उसमें आपको लिखा हुआ है प्रोसीड्योर इस्टैब्लिश बाय लॉ। ये वर्डिंग्स है कि नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्योर इस्टैब्लिश बाय लॉ। ये वर्डिंग आपका आर्टिकल 21 में है। अब प्रोसीड्योर इस्टैब्लिश बाय लॉ जो है वो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर आप यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो वहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है और इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एक बार रूल्स के हिसाब से, प्रोसीड्योर के हिसाब से अगर कोई लॉ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज करता है तो वो लॉ प्रिवेल करेगा, ठीक है। ये आपको यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस कॉन्टेक्स्ट में दिया है। यहाँ पे दिया है कि जब तक वो लॉ ड्यू प्रोसेस से नहीं फॉलो किया गया है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिवली लेजिस्लेटिवली वो जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको ड्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तभी वो कॉन्टेक्स्ट जो है उस लॉ को अप्लाई किया जा सकता है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का इम्पोर्टेंस यहाँ पे हो जाता है। अब देखिएगा, प्रोसीड्योरल इस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो तो हम करते थे, लेकिन मेनका गांधी के केस में इस प्रोसीड्योरल इस्टेब्लिश बाय लॉ को, प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश बाय लॉ को हम लोग अब इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। ऐसे ही कोई लॉ बना दिया जाए जो कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को, गुड कॉन्शियंस को फॉलो नहीं करता है, तो वैसा प्रोसीड्योर को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो देखिएगा, हम लोग प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश बाय लॉ में ड्यू प्रोसेस को रीड किए हैं मेनका गांधी के केस में। इसीलिए कंपैरिजन करना और कंपैरेटिव स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आइए हम बात करते हैं ओम्बड्समैन की। तो ओम्बड्समैन इसी तरीके से कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओम्बड्समैन क्या होता है, तो ओम्बड्समैन एक ऑफिसर होते हैं, ठीक है, ऑफिसर होते हैं जिनको कि अपॉइंट किया जाता है। क्यों अपॉइंट किया जाता है, तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस और मैल प्रैक्टिसेस जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के द्वारा की जाती है या पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा किया जाता है, उन करप्ट प्रैक्टिसेस और मैल प्रैक्टिसेस को ये क्या करते हैं, इसके बारे में इंक्वायरी करते हैं, और इंक्वायरी करके ये रिपोर्ट बैक करते हैं टू द पार्लियामेंट कमीशन, जो कि उसके ऊपर एडिक्वेट जो है वो स्टांस लेते हैं। तो ओम्बड्समैन जो है एक तरीके
इंटरमीडियरी हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे कंप्लेनेंट होते हैं जिनको किसी भी कारण की प्रॉब्लम के हिसाब से, या तो वो फिनेंशियली उतने वेल ऑफ नहीं है या फिर किसी और रीज़न से वो डरते हैं कि वो कंप्लेंट फाइल करें, तो ओम्बड्समैन को इस बारे में प्राइवेट कंप्लेंट दिया जा सकता है। उस प्राइवेट कंप्लेंट के बेसिस पे या फिर ओम्बड्समैन सुओ मोटो भी अपने इस कंप्लेंट्स को, करप्ट प्रैक्टिसेस और मैल प्रैक्टिसेस को क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर इंक्वायरी कर सकते हैं। अब इंक्वायरी करने के बाद जो रिपोर्ट बनेगा, ये रिपोर्ट जो है वो फॉरवर्ड करते हैं पार्लियामेंट को, ये रिपोर्ट जो है वो फॉरवर्ड करते हैं पार्लियामेंट को। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपका ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आया था। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का मतलब हो गया स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। इसको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, नॉर्वे वगैरह। तो स्वीडन में सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है वो 1809 में आया था। 1809 में ही ये स्वीडन में कॉन्सेप्ट आया था, जिसको कि हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग, आप देखे होंगे, आपको बहुत याद याद रहा होगा कि रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, इन लोगों ने मीट किया था लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट लाने के लिए। ये लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट क्या है? एक तरीके से वही ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में भी इस कॉन्टेक्स्ट में लाने की कोशिश की गई थी। ओम्बड्समैन जो है, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो है वो 2013 में पास हुआ, जो कि 2014 में इन्फोर्स कराया गया। अब लोकपाल और लोकायुक्त जो इंडिया में फॉलो किया जाता है, वो लोकपाल जो है वो सेंट्रल लेवल पे नियुक्त किए जाएंगे और लोकायुक्त जो है वो स्टेट लेवल पे नियुक्त किए जाएंगे। तो आपको अब यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़े हैं, ओम्बड्समैन पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि फर्स्ट लोकपाल कौन बने थे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, पिनाराजी जो है वो बने थे। फिर लोकायुक्त जो है वो स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जहाँ पे लोकायुक्त जो है वो इंट्रोड्यूस किया, तो वो पहला स्टेट जो है वो महाराष्ट्र है। तो इस तरीके का छोटा छोटा क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, या फिर आपको पूछा जाएगा कि ओम्बड्समैन जो है वो कौन सा कंट्री में सबसे पहले अपॉइंट किया गया, तो आपको याद रखना है कि स्वीडन में 1809 में इसको अप्लाई किया गया। अब आपको ध्यान में रखना है कि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में ओम्बड्समैन का अगर आप टॉपिक देखेंगे तो आपके टॉपिक में ही दिया हुआ है कि आपको स्वीडन के बारे में पढ़ना है, आपको यूके के बारे में पढ़ना है और आपको इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो यूके में ओम्बड्समैन को क्या बोलते हैं हम? पार्लियामेंट्री कमिश्नर बोलते हैं। अब ये पार्लियामेंट्री कमिश्नर जो यूके में अपॉइंट किए जाते हैं, उनका क्या काम रहता है? पार्लियामेंट्री कमिश्नर जो अपॉइंट किए जाते हैं वो, उनको प्राइवेट कंप्लेंट से मतलब नहीं है। जो उनके हाउस ऑफ कॉमन यानी कि जो लोअर हाउस है, वहाँ पे कोई जो एमपी होंगे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होंगे वो कंप्लेंट फाइल करेंगे, वो कंप्लेन देंगे। किसको कंप्लेन देंगे? तो वो कंप्लेन देंगे पार्लियामेंट्री कमिश्नर को। अब ये कंप्लेन के बाद ये जो पार्लियामेंट्री कमिश्नर होंगे वो अपना इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद जो रिपोर्ट बनेगा, वो रिपोर्ट को वो सेंड बैक करेंगे इस मेंबर को जिसने कंप्लेन फाइल किया था, और ये मेंबर जो है फिर अपने बिल पास करके या फिर कमीशन बना के उस पार्लियामेंटेरियन को, या फिर जो भी माल प्रैक्टिसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस चल रहे हैं उसके लिए वो स्टैंडिंग कमीशन बना सकते हैं, या उसको किस तरीके से डील करना है ये उनके हाथ में होगा। तो यहाँ पे यूके में इस तरीके से गवर्न होता है। हमारे यहाँ लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के हिसाब से, एक्ट में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का उनका कैपेबिलिटी है, वो लोकपाल के कॉन्टेक्स्ट में, और एमिनेंट जो जूरिस्ट हैं जो इस हिसाब से इस कंप्लेंट्स में, इस तरीके के मामलों में काम कर रहे हैं बहुत सालों से, इनको एक्सपीरियंस नॉलेज है, वो लोग मेंबर बनते हैं लोकपाल के। और लोकायुक्त जो है वो लोकायुक्त स्टेट कमीशन में स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में बनते हैं। इन लोगों का काम भी सीधे ओम्बड्समैन के जैसा होता है कि वो इंक्वायरी कर सकते हैं माल प्रैक्टिसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर या फिर कोई भी ऐसे पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं जिनके ऊपर किसी भी तरीके का करप्ट प्रैक्टिसेस का चार्ज है, या जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत किसी भी मामले में अगर वो उनका कोई मामला है तो फिर वो लोकपाल या लोकायुक्त एक्ट से गवर्न करते हैं। तो आई होप आपको एक मोटी समझ में आएगा कि ओम्बड्समैन क्या होता है।
ये हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में यूजीसी नेट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे थे। तो आप अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं यूजीसी नेट का तो आप जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। यूजीसी नेट और जेआरएफ का जो बैच जो है हमारा चल रहा है, जिसमें हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं इसी तरीके से सारे टॉपिक का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।